तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अंबेडकर सिंघानिया पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप पूरे परिवार के साथ इस गणेश पूजा को बहुत ही धूमधाम से मना रहे होंगे। तो दोस्तों, चलिए आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान संशोधन बिल के पारित के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। विपक्ष चाहता है कि पीएम व सीएम जेल में सरकार चलाएं। यह नहीं चलेगा, अमित शाह बोले। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कई सारे सीएम और पीएम जेल में ही रहकर सरकार अपना नियंत्रण करते थे। इसी को संशोधन के लिए अमित शाह बोले। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक सहित उनके महत्वपूर्ण मुद्दे पर सोमवार को विपक्ष को घेरा। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि बिल का विरोध करने वाले चाहते हैं कि देश के पीएम और सीएम जेल से ही सरकार चलाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट रूप का मानना है कि कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को जेल से सरकार चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। 130वें संविधान संशोधन में यह प्रस्ताव किया गया है कि पीएम, सीएम या भारत या राज्य सरकारों के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि संसद में जनता द्वारा चुनी गई सरकार कोई भी विधेयक या संविधान संशोधन लाए, उसे सदन के सामने रखने में विपक्ष का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को सौंपा जाएगा। इसके पारित होने के लिए 2/3 बहुमत होनी चाहिए। जब इस पर मतदान हो तो दल इस पर अपना वोट दे सकते हैं। जनता सब देख रही है, बिल जरूर पास होगा। अमित शाह ने कहा कि इस कानून से हमारे सभी साथी दल इस सहमत हैं। सिर्फ सत्ता पक्ष तय नहीं करता है कि सांसद किस प्रकार चलनी चाहिए। किसी भी बिल या संविधान संशोधन के लिए अगर विपक्ष स्वस्थ वातावरण नहीं बनाता है तो देश की जनता सब देख रही है। विश्वास व्यक्त किया है कि यह बिल जल्द ही पारित होगा। अमित शाह ने लालू पर सीधा निशाना, हेमंत सोरेन की तारीफ की। शाह ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ की। उन्होंने सोरेन द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने से पहले, इस्तीफा देने और जेल से बाहर आने के बाद तथा 2024 में विधानसभा चुनाव जीतकर दोबारा सीएम बनने की प्रशंसा की। अमित शाह ने इसे लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक प्रक्रिया का सम्मान बताया। उन्होंने लालू प्रसाद व राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि लालू प्रसाद को बचाने के लिए मनमोहन सिंह द्वारा लाए गए अध्यादेश को राहुल गांधी द्वारा फाड़े जाने का औचित्य क्या था? अगर उस दिन नैतिकता थी तो आज क्यों नहीं? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। 3 चुनाव हार कर राहुल गांधी अब लालू के साथ आए हैं। अमित शाह ने कहा कि यह बिल हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी है। इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है और अगर फर्जी केस होगा तो देश की अदालतों आंखें मूंद कर नहीं बैठेगी। पीएम खुद को ला रहे हैं कानून के दायरे में। अमित शाह ने कहा, पीएम मोदी ने स्वयं अपने आप को इस संविधान संशोधन के तहत रखा है। वहीं मुख्य विपक्षी दल की तत्कालीन प्रधानमंत्री 39वें संविधान संशोधन लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने खुद को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ मुकदमे के दायरे में से बाहर रखा। बिल में गंभीर अपराध की व्याख्या की गई है। जहां 5 साल से अधिक सजा का प्रावधान है, वहां पद छोड़ना होगा। जिन पर भ्रष्टाचार या 5 साल से अधिक सजा वाले अपराध के आरोप हैं, ऐसे मंत्री, सीएम या पीएम जेल में बैठकर सरकार चलाएं, यह उचित नहीं है। तो दोस्तों, हमारे लोकतंत्र नहीं चाहता है कि कोई भी राजनेता जेल में बैठकर देश को संचालन ना करे, क्योंकि वह खुद ही सही नहीं है तो वो देश का क्या सही चीज़ सिखा सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों, इसी के साथ राजगीर में हॉकी टूर्नामेंट होने जा रहा है। इसमें भारतीय खिलाड़ियों को पटना के
एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। पटना एयरपोर्ट पर भारतीय हॉकी टीम का स्वागत। एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए सोमवार को भारत की हॉकी टीम पटना पहुंची, जहां खिलाड़ियों को पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद टीम को लग्जरी बस से राजगीर रवाना किया गया। टूर्नामेंट की लीग मुकाबले में भारत की टीम 3 मैच खेलेगी। पहला मुकाबला 29 अगस्त को चीन के साथ होगा। दूसरा मुकाबला 31 अगस्त को जापान से और 1 सितंबर को कजाकिस्तान से खेला गया। इसके अलावा अन्य मैच भी खेले जाएंगे। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने बताया कि हम पूरी तैयारी के साथ एशिया कप खेलने आए हैं। तैयारी के लिए प्रशिक्षण कैंप से खिलाड़ियों को प्रदर्शन में सुधार आया है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर खिलाड़ियों को बारीकी से परखा गया। तो दोस्तों देख सकते हैं भारतीय टीम पूरी तैयारी के साथ खेलने के लिए मैदान पर तैयार है। तो दोस्तों इसी के साथ बिहार के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया जाएगा, जो कि द्रौपदी मुर्मू के हाथों दिया जाएगा। देख सकते हैं बिहार के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। बिहार के सरकारी स्कूलों के 2 शिक्षक कुमारी निधि और दिलीप कुमार व सैनिक स्कूल के शिक्षक डॉक्टर प्रमोद कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। कुमारी निधि किशनगंज जिले के प्राइमरी स्कूल सुहागी की शिक्षक है। दिलीप कुमार सुपौल जिले के ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल के शिक्षक हैं। बिहार के नालंदा सैनिक स्कूल का डॉक्टर प्रमोद कुमार को भी चयन किया गया है। देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 45 शिक्षकों को चयन किया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित इन शिक्षकों को पुरस्कार देने के लिए समारोह 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षकों को पुरस्कार के साथ एक योग्यता प्रमाण पत्र तथा 50,000 रुपये नकद और एक रजत पदक प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार इन शिक्षकों को अपनी तरफ से 30,000 रुपये की राशि भी देगी। सीएम ने दी बधाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3 शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने उनकी मेहनत और समर्पण है। देख सकते हैं दोस्तों 2 सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं और एक नालंदा जिले के सैनिक स्कूल के टीचर हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, जिनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों को पता होगा कि राहुल गांधी अभी यात्रा में हैं और राहुल के साथ आज प्रियंका भी स्टारलिन यात्रा में होंगे शामिल। यात्रा अभी बिहार में चल रही है। दोस्तों देख सकते हैं राहुल के साथ आज प्रियंका व स्टारलिन यात्रा में होंगे शामिल। दरभंगा में तैयारी पूरी। बिहार में चल रही महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा मंगलवार को दरभंगा पहुंचेगी। दूसरे चरण में सुपौल की मधुबनी सक्रिय होते हुए यात्रा दरभंगा के जीव छठ घाट में शाम के लगभग 4 बजे पहुंचेगी। इस यात्रा में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा के नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस के महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के अलावा देश व राज्य के कई नेता शामिल होंगे। 26 अगस्त को यात्रा का विश्राम जीवछ घाट के फखरुद्दीन अली अहमद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में होगा। उन्होंने बताया कि अगले दिन 27 अगस्त की सुबह 8 बजे यात्रा मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी जाएगी। 26 और 27 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ प्रियंका गांधी व तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी होंगे। प्रियंका गांधी की उपस्थिति में वोटर अधिकार यात्रा को मजबूती मिलेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों बिहार के कई इलाकों में वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने वाला है और हो चुका है। दोस्तों इसी के साथ सोयबा नदी पार करने में डूबने से किसान की गई जान। अस्थावा थाना क्षेत्र के मनोरपुर गांव के समीप हुई घटना। अस्थावा थाना क्षेत्र के मनोरपुर गांव के समीप रविवार को शाम सोयबा नदी पार करने के दौरान
डूबे बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। मृतक की पहचान अस्थामा थाना क्षेत्र के मनोरपुर गांव निवासी स्वर्गीय द्वारिका महतो के 69 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र प्रसाद के रूप में की गई है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि किसान सुरेंद्र प्रसाद खेत की देख रेख के लिए सोयबा नदी को पार कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वह नदी के तेज बहाव में बह गए, जिससे डूब जाने से उनकी मौत हो गई। हालांकि डूबे किसान को बचाने के लिए परिजनों एवं ग्रामीणों ने भरसकर प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में ममती सन्नाटा सर गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही अस्थामा थाना प्रभारी राजमणि पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। देर रात पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। सुरेंद्र प्रसाद की मौत की खबर फैलते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इस साथ दोस्तों, सुरेंद्र कुमार अपने खेत को देखरेख करने के लिए जा रहे थे, तभी वह नदी पार करते समय वह नदी के साथ बह गए और उनका दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। मैं चाहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इसी के साथ दोस्तों, ये घटना शेखपुरा का है। पत्नी की हत्या के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा। शेखपुरा साली के प्रेम में पत्नी को रास्ते से हटाने के ड्रामे में युवक खुद फंस गया। साली के शादी करने की मंसूबे में अब उसे उम्र कैद की सजा हो गई। उस पर 25,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। वह पत्नी के हत्या के मामले में 8 अगस्त को दोषी करार दिया गया था। जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रविंद्र कुमार के नगर क्षेत्र के इंदाए मोहल्ला निवासी मनोज कुमार को सोमवार को यह सजा सुनाई। पत्नी को गोली मारकर हत्या करने के दिन से ही वह जेल में बंद है। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक तस्नीमुद्दीन ने बताया कि 2023 के 22 नवंबर को आधी रात के दिन अपनी पत्नी की हत्या की नीयत से गोली मार दिया। उसके बाद पत्नी को घायल अवस्था में इलाज के लिए सदर अस्पताल ले आया। उसने इस मामले में अपने को पूरी तरह निर्दोष सिद्ध करने का भरपूर प्रयास करते हुए इस मामले को सूचक बन पुलिस के समक्ष अज्ञात लोगों को खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई। बाद में स्थानीय चिकित्सा ने उसकी पत्नी रिंकू देवी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसके आंत में पिस्तौल की गोली फंसे रहने पर उसे पहले पावापुरी रेफर किया और उसके बाद उसे पटना रेफर किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस दौरान अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने तथ्यों के आधार पर मनोज कुमार को ही इस घटना का दोषी पाया। उसने अपने विवाहित 3 बच्चों की मां के साली के साथ प्रेम संबंध के कारण रास्ते से हटाने को लेकर हत्या की पूरी योजना तैयारी की। इस मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र समर्पित करने के बाद न्यायालय में आयोजन द्वारा 6 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। बाद में उभय पक्ष के लंबे बहस के बाद न्यायालय ने आरोपी मनोज कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 302 और शास्त्रीय अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया था। न्यायालय द्वारा उसे भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत उम्र कैद और 25,000 रुपये का अर्थदंड तथा 27 शस्त्र अधिनियम के तहत 5 वर्ष और 10,000 रुपये का अर्थदंड। तो देख सकते दोस्तों, मनोज कुमार को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है क्योंकि उन्होंने अपने पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दिया था। दोस्तों, इसी के साथ राजगीर में होने जा रहा है एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। उसी को सुरक्षा के लेकर कुछ खबरें आ रही हैं। एशिया हीरो कप को लेकर राजगीर जनधर कर तैयार, सुरक्षा सख्त। राजगीर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के महाकुंभ का गवाह बनने के लिए सज धज कर तैयार है।
एशिया हीरो कप को लेकर पूरे शहर का माहौल उत्सवी बन चुका है। पिछले साल की तरह इस बार भी मासूम गुड़िया चांद की जोड़ी राजगीर पहुंच चुकी है। मासूमियत और उत्साह से भरे ये दोनों बच्चे लोगों को आयोजन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कोई बस से आए, कोई रेलगाड़ी से आए, कोई हवाई जहाज़ से आए या फिर कोई कार, बाइक, साइकिल से, संदेश एक ही है। राजगीर आइए और इस खेल पर्व के गवाह बनिए। पिछले वर्ष आयोजित मेंस एशिया हॉकी चैंपियन टूर्नामेंट का दृश्य अब भी लोगों के दिलों में ताज़ा है, जब राजगीर के खेल परिसर और हॉकी स्टेडियम की उत्सव स्थल में बदल गया था। चारों ओर भीड़ का उमंग, मैदान की रौनक और सपनों से भरे चेहरों के बीच एक पल ऐसा आया जिसने हर दिल को छू लिया। नन्ही गुड़िया ने मुस्कुराते चांद का हाथ थामा और कहा, इस बार तुम्हें रौनक बढ़ानी है। यह संवाद केवल हौसला अफजाई नहीं था, बल्कि हजारों उम्मीदवार का विश्वास प्रतीक बन गया। गुड़िया का विश्वास, चांद का संकल्प यह साबित करता है कि खेल केवल मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मबल, सपनों और उम्मीदवार की अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि राजगीर का खेल परिसर अब महज ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं रह गया। यह ऊर्जा, गौरव और आनंद का जीवंत प्रतीक बन चुका है। स्टेडियम में गूंजते हर जयकारे में भविष्य की आहट सुनाई देती है। दर्शकों की आंखें में चमकता सपने यहीं राजगीर अपनी ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ खेल की नई पहचान गढ़े। गुड़िया और चांद की संवाद अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है, जो बताता है कि छोटे से शब्द और मासूम विश्वास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। राजगीर अब केवल खेलों का मैदान नहीं, बल्कि उम्मीदवारों का मंदिर बन चुका है, जहां हर जयकारा भारत के सुनहरे भविष्य की घोषणा करती है। देख सकते हैं दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव दिलचस्पी मुकाबला होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति जिस पद को कभी गणतंत्र की खामोशी अंतरात्मा माना जाता था, वह आज इसका बाचाल परिचालन केंद्र है। जो कुर्सी कभी दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और संविधान के रक्षक की कुर्सी मानी जाती थी, अब वह परम सत्ता संरक्षक, चुनावी प्रतिनिधि और सत्ता की विचारधारा के आक्रामक समर्थक की कुर्सी बन गई है। इस साल का विवाद पहले की तरह दो भारत के बारे में बताता है। एनडीए के संघ के स्वयंसेवक सीपी राधाकृष्णन को इस पद के लिए चुना है, जो तमिलनाडु से हैं। इसके विपरीत इंडियन गठबंधन के न्यायमूर्ति भी सुदर्शन रेड्डी को चुना है, जो न्यायशास्त्र की अंतरात्मा के प्रतिनिधि हैं। ऊंची जाति होने के बावजूद वह उदारवादी हैं तथा नागरिक आज़ादी, संवैधानिक नैतिकता और न्यायिक शुद्धता के आग्रही हैं। गणतंत्र के शुरुआती दशक में उपराष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ करता था और समान विचारधारा की बजाय योग्यता पर जोर दिया जाता था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक ये सभी सर्वसम्मति से चुने गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने दबाव बनाने के युग की शुरुआत की। उन्होंने परंपरा पर निष्ठा को तरजीह दी। इस तरह जाति, पंथ तथा क्षेत्र चुनाव के आधार बनने लगे। यह प्रवृत्ति राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जाने लगी, क्योंकि सत्ताधारी वर्ग के सांसद को संवाद के मंच की बजाय विधेयकों को पारित करने की जगह मान लिया। चूँकि उत्तरोत्तर आने वाली सरकार ने अपनी बहुमत के बूथ लोकसभा के विधेयक को पारित करना शुरू कर दिया। ऐसे में राज्यसभा लोकतंत्र की खासियत की आखिरी सीमा बन गई। ऐसे में उच्च सदन में उपराष्ट्रपति का नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण हो गया, और यहीं पर भाजपा को सक्रियता का मतलब है। उपराष्ट्रपति अगर तटस्थ होता है तो चीज़ें मुश्किल हो सकती है। समान विचारधारा का होने पर फायदा है। अब तक के उपराष्ट्रपतियों का रोस्टर समाजशास्त्र के सिलेबस की तरह लगता है। ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, लिंगायत, जाट, कायस्थ, कम्मा हर चुनाव के एक सांस्कृतिक गणना दिखाती तो हर हार में
गहरे मतभेद सामने आए, जैसे शिंदे बनाम शेखावत, दलित बनाम राजपूत, हेपतुल्ला बनाम अंसारी, मुस्लिम विविधता बनाई मुस्लिम कूटनीतिक, अब्बाल बनाम धनखड़, ईसाई अल्पसंख्यक बनाम हिंदू बहुसंख्यक। वर्ष 2025 में भी यह सिलसिला कायम है। भागवा तमिल बनाम तेलुगु, न्यायिक सेवा, स्टालिन को संघवाद बनाम आरएसएस का केंद्रवाद, नेहरूयुगीन अंतरात्मा की पुकार बनाम राष्ट्रवादी वर्चस्व। यही नहीं, हर उपराष्ट्रपति चुनाव की अपनी कहानी है। वर्ष 2002 में यूपीए ने अपने राष्ट्रवाद से चर्चित दलित चेहरे सुशील कुमार शिंदे को भाजपा दिग्गज और राजस्थान के प्रमुख राजपूत नेता भैरों सिंह शेखावत के मुकाबले मैदान में उतारा। वह शुद्ध रूप से जाति आधारित मुकाबला बन गया। वर्ष 2007 में एनडीए ने विमर्श बदल दिया। उसने उपकुलपति रहे दिग्गज कूटनीतिक और शैक्षणिक तथा भारतीय विदेश सेवा से जुड़े संस्थानों से जुड़े मुस्लिम प्रत्याशी हामिद अंसारी के मुकाबले मुस्लिम महिला नजमा हेपतुल्ला को उतार दिया। यूपीए संस्थानिक उदारवाद के मुकाबले एनडीए ने विविधता का पक्षधर होने की सुविचारित कोशिश की। यह सिलसिला 2022 में भी जारी रहा, जब यूपीए ने कर्नाटक से एक वरिष्ठ ईसाई नेत्री मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया। महिला और अल्पसंख्यक होने के साथ दक्षिण राज्य कर्नाटक का होने के कारण यूपीए प्रतीकवादी राजनीतिक सुप्रतिष्ठित थी। मार्गरेट अल्वा का मुकाबला राजस्थान के जाट नेता और नरेंद्र मोदी के प्रति घोषित निष्ठावान जगदीप धनखड़ से हुआ। नतीजा जोरदार रहा। धनखड़ 346 मतों से विजयी हुए। एक बार फिर भाजपा का राज्यसभा में नियंत्रण हो गया। कभी प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए जिस जातिगत समीकरण का प्रयोग किया जाता था, अब उसका इस्तेमाल विपक्षी एकता को विभाजित और बाधित करने के लिए किया जाने लगा। वर्ष 2025 में यह सिलसिला जारी है। उपराष्ट्रपति के पद दोनों प्रत्याशियों ने दक्षिण भारत के मुश्किल में डाल दिया है। तमिल गौरव भाजपा के प्रत्याशी को स्वीकार करेगा या आंध्र की निष्ठा केंद्र के फरमान के आगे सिर झुकाएगी। संसद में संख्याबल भाजपा के साथ है और उसके गठबंधन सहयोगी इच्छुक होते हुए भी उसके निर्देश का पालन कर सकते हैं, लेकिन इस चुनाव की प्रतीकात्मकता नेहरूवाद बनाम आरएसएस, तमिल बनाम तेलुगु, स्टालिन बनाम संघवाद है। अनदेखी करना कठिन है। इंडिया गठबंधन उम्मीद कर रहा है कि दूरदर्शन रेड्डी की क्षेत्रीय पहचान एनडीए में फूट पैदा कर सकती है। इसके विपरीत एनडीए को विश्वास है कि संघ का एक परंपरावादी आदमी धर्मनिरपेक्ष शिविर में सेंध लगा देगा। ये दोनों प्रत्याशी नहीं, शतरंज के दावे हैं और खेल का उद्देश्य संघवाद को विखंडित करना है। यह चुनाव राजनीतिक संस्कृति पर भी एक फैसला होगा। हामिद अंसारी और जगदीप धनखड़ जैसी पक्षपाती उपराष्ट्रपतियों का दौर, जिनका विपक्षी सदस्यों से विवाद लगातार होता रहता था, शायद अब स्वाभाविक हो चला है। राष्ट्रपति की कुर्सी तटस्थ नहीं रह गई है। राज्यसभा विमर्श और विवेचना का सदन है। ऐसे में इसके सभापति अगर सिद्धांत के बजाय सत्ता को तरजीह दे तो उच्च सदन की कार्यवाही सदन प्रभावी होगी। दलगत राजनीतिक से विध्वस्त भारतीय लोकतंत्र एक ऐसा उपराष्ट्रपति चाहता है जो जाति और पथ के दायरे से ऊपर उठे। राष्ट्रपति का यह चुनाव संविधान की अंतरात्मा और बहुसंख्यक की ताकत के बीच चुनाव है। इस बार वोट डालते हुए हमारे सांसदगण सिर्फ अगले उपराष्ट्रपति को नहीं चुनेंगे, बल्कि अखंड बहुसंख्यकवाद और बहुलतावादी
संभावना के बीच आधिकारिक निर्णय भी करेंगे। ध्यान रहे जब उपराष्ट्रपति ताबेदार बन जाते हैं तब गणतंत्र अतीत का अवशेष मात्र रह जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सुदर्शन रेड्डी तक, दर्शन शास्त्र से विखंडन तक उपराष्ट्रपति का कार्यालय क्रमशः अधःपतन को प्राप्त हुआ है। इसका कारण यह नहीं है कि प्रत्याशी कम योग्य हैं, बल्कि यह कि चुनाव का आधार श्रेष्ठता की जगत मुनाफे तक सीमित रह गया है। जो देश को कभी विचारों के लिए उपराष्ट्रपति की ओर देखता था, वह देश इस चुनाव के जरिए अब जाति समूहों, क्षेत्रों तथा बेचैन गठबंधनों की संदेश देता है। देश का दूसरा शीर्ष संवैधानिक कार्यालय दूसरों सबसे प्रतीकात्मक कार्यालय है, जो अब सम्माननीय, कम और खोखला ज़्यादा है। देख सकते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। इसके लिए अभी तवातोड़ मुकाबला चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।